कार्यक्रम मंथन में आज हम मंथन करेंगे स्मार्ट। जी हाँ, स्मार्ट सिटी ये शब्द पूरे हमारे देश ने सुना 2014 में सरकार बनने के बाद। उनके एक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था, लेकिन को पूरा करने के लिए चुनौतियां हमारे सामने हैं और उन चुनौतियों पर ही बात करने के लिए हमारे साथ आज बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं। हम चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। हम इन चुनौतियों को दृष्टिगत रखेंगे मुरादाबाद महानगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आएंगी। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगा। हमारे साथ हैं MIT के प्रवक्ता अमित वर्मा जी, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मौजूद हैं आर्किटेक्चर लंबे समय से प्रैक्टिस कर रही हैं मुरादाबाद चंडीगढ़ दोनों ही जगह पर, धारा ठाकुर जी, स्वागत है मैम आपका भी। साथ ही हमारे साथ इस फील्ड के साथियों के साथ साथ इस फील्ड के कुछ छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ हैं शिवांगी मिश्रा, MIT की छात्रा हैं। साथ ही हमारे साथ हैं विशाल पांडे, स्वागत है विशाल आपका, और ठाकुर रुद्र प्रताप, आप तीनों का भी स्वागत है। मुरादाबाद महानगर को जब भी हम स्मार्ट सिटी के ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है सीवर लाइन। कई बार प्रयास किए गए प्रशासन द्वारा, लेकिन आज तक सीवर लाइन को फाइनल अमली जामा नहीं पहनाया गया। बहुत सारी रुकावटें हैं। इसी बारे में मैं अमित वर्मा जी से पूछना चाहूंगा, सर आपको क्या लगता है मुरादाबाद महानगर में क्या समस्या है सीवर लाइन को लेकर? मुरादाबाद शहर में मेरे हिसाब से अच्छा, सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा स्वागत। मैं मुरादाबाद शहर में 1 साल से हूँ। अच्छा शहर है, थोड़ा सा मेंटेनेंस और इसकी थोड़ी रोकथाम इस विषय को लेके करनी बहुत आवश्यक है। सीवर लाइन एक अत्यंत इम्पोर्टेंट और बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट होता है किसी भी शहर को साफ रखने के लिए। हमें सीवर लाइन या सीवर का सहारा लेना चाहिए, जिससे हम अपने शहर के सारे कूड़े जो कि लिक्विड वेस्ट या बहने वाला वेस्ट होता है, जिसमें घर का सारा वेस्ट और हमारा बारिश का पानी जो रन ऑफ कर जाता है, जो बह जाता है, के थ्रू एक जगह पे डिस्चार्ज करते हैं। और उस डिस्चार्ज करने के लिए हमें शहर में कई जगह पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी जहाँ पे सीवेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया जाता है, ऐसे प्लांट का निर्माण करना चाहिए। और मुझे लगता है मुरादाबाद को सबसे पहले इस विषय में जरूर इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। उसके अलावा मुरादाबाद का जो टोपोग्राफिकल अगर हम बात करेंगे तो मुरादाबाद का लेवल काफी वैरी करता है। ये इसका एलिवेशन लेवल अगर हम बात करेंगे तो 198 से 191 मीटर के बीच में काफी वैरी करता है, और इसका मेजर क्षेत्र एक ढलान की ओर आता है। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए ही हमें सीवर लाइन की प्लानिंग पूरे शहर में करनी चाहिए। इसके अलावा जब हम सीवर लाइन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ा हमारे पास सर एक एसेट रामगंगा रिवर के नाम से जानते हैं। रामगंगा नदी जो हमारे शहर के अंदर से बहती है, हमारा मेजर जो सीवर का डिस्चार्ज होता है वो बिना किसी मतलब ट्रीटमेंट के, साफ सफाई के, उसे सीधे ही जो डिस्चार्ज कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे रामगंगा रिवर में काफी ज्यादा पॉल्यूशन, मात्रा काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमें इस चीज से बचना चाहिए और हमें ऐसे वेस्ट को डिस्चार्ज करना चाहिए जो उस नदी को कम से कम हानि पहुंचाए। और इसी कारण हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पानी में डिस्चार्ज करने से पहले बनाने चाहिए। पर्याप्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने चाहिए जो कि हमारी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सीवर लाइन का निर्माण करेंगे तो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रामगंगा रिवर जैसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो हमारे शहर को एक माध्यम देती है जिसमें हम अपना सारा सीवर वेस्ट डिस्पोज। तो हम क्यों ना एक ऐसा नेटवर्क बनाए जो उस रामगंगा रिवर के आसपास एक कनाल जैसा कनेक्ट हो, जिसमें हम अपने सारे को उसके थ्रू रन करा के आसानी से उसी नदी के अलावा जो है हम उसको डिस्चार्ज करने के लिए जगह जगह पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए और उसी में मिला के उसको डिस्चार्ज कर दें। मुझे लगता है ये एक बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण और एफिशिएंट, मतलब कारगर तकनीक होगी जिससे हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं या इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। सीवर लाइन के साथ साथ एक जाम भी बहुत बड़ी समस्या है महानगर के लिए। इसका समाधान हम जानने की कोशिश करेंगे धारा ठाकुर जी से। मैम आपको क्या लगता है क्या समाधान है जाम का? जाम के लिए सबसे पहले हमें
हमें थोड़ा सा अपना डाइवर्जेंस क्रिएट करने चाहिए, रोड डाइवर्जेंस, जिससे कि जो हमारी पब्लिक आने वाली है, अब हम ईदगाह चौराहे की तरफ से जो आते हैं रामपुर से, अगर किसी ने हमारे पास आना है यहाँ कॉस्मोस हॉस्पिटल या हरिद्वार की तरफ जाना है, उसको सिटी क्रॉस करने की क्या जरूरत है? अगर हमने एक बाईपास ठाकुरद्वारे के लिए निकाला है, वहीं से हम गंगा के किनारे से एक और रोड निकाल दें और उसको हम कनेक्ट कर दें यहाँ से लेके ईदगाह चौराहे, तो कितना ट्रैफिक हमारा कन्वर्ट हो सकता है। काफी ट्रैफिक अगर हमारा डाइवर्ट हो गया तो उसमें हमारा फायदा क्या हुआ? स्टेशन रोड वाली रोड जो है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जाम रहता है वो थोड़ा आगे हुआ। उससे आगे आने के बाद जिन लोगों को मेन सिटी में जाना है, जितना भी हमारा ट्रैफिक है वो एटलीस्ट वहां से कम हो जाएगा। हम धीरे धीरे ही डाइवर्जेंस पर आ सकते हैं, हम एकदम से किसी भी ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं कर सकते। हम बात करते हैं बाईपास, एक है जो यहाँ पे हुआ है हॉस्पिटल्स के बीच में, डेंटल और कॉस्मोस, एक बाईपास जो इन्होंने क्रिएट किया है ठाकुरद्वारे के लिए, जिससे कि बीच के जो विलेजेस हैं उसको कनेक्ट कर सके। सोच अच्छी थी उसको कनेक्ट करने की, लेकिन वो एक मेजर एक्सीडेंटल जोन बन चुका है अब, क्योंकि दोनों हॉस्पिटल्स के बीच में से है। अगर हम उसे वहां से ना लेकर हम उससे बड़ी रोड से ले लें तो हमारा काफी फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा जो ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले लोग हैं, जो कि उस जगह से ट्रेवल करते हैं बाय बस, वो अगर अगवानपुर थ्रू बाय बस ट्रेवल करेंगे तो बस को इतनी अंदर आने की जरूरत नहीं है। और जब हॉस्पिटल्स हैं हमारे रोड के अलाउंग दोनों तरफ, तो ये हो जाता है, क्योंकि कई बार कुछ कैजुअलिटी है, कुछ लोग बहुत ज्यादा हैप्पीसाइड वहां से निकलेंगे करेंगे तो थोड़ा रिस्की रहता है, इसलिए ये सब भी सोचना चाहिए। दूसरी हमने यहाँ पर तहसील बना है, अब इस तहसील को करना है मैं दिल्ली रोड से, हमें उसके लिए फ्लाईओवर पे काम चल रहा है, पर हमें सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी वो काम कंप्लीट हो। ये सब थोड़ा सा काम है जो जितना जल्दी हो जाएगा उतनी ही जल्दी हमारा ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। ये जो पुल है मझोला जो जिस पे काम चल रहा है, उस पे काम चल रहा था, पर अभी उस पे काम रुका हुआ है थोड़ा। हम पिछले 1.5 साल से उसको मझोला पुल के ऊपर देख रहे हैं, काम चल रहा है, जाम भी रहता है। पीक आवर्स में उस पे इतना जाम होता है कि 2.5 घंटे वो छोटा सा कर पाते। तो अगर वो जल्दी क्लियर हो जाए, अगर वो पुल जल्दी बन जाए, तो उससे कितना ज्यादा हमारा हो सकता है, उससे धीरे धीरे सिटी की जाम की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर हम इंटरनल बात करें, बात करते हैं लाइक बुद्ध बाजार, मंडी चौक, टाउन हॉल, यहाँ पे ट्रैफिक का सबसे ज्यादा है। आप स्कूल टाइम पे चले जाओ, आपको जाम मिलेगा, समय जाम। पीक आवर्स में तो आप जा ही नहीं सकते। शाम 6 बजे के बाद लोग सोचते हैं कि हाँ शाम 6 बज गए, अब हम अपनी गाड़ियां लेके जा सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए 4 व्हीलर्स की, इस टाइम से इस टाइम तक 4 व्हीलर की एंट्री नहीं होगी। हमें वहाँ पार्किंग प्रोवाइड करनी चाहिए। पार्किंग प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे बहुत से, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे एरियाज की कमी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है ओपन लैंड नहीं है हमारे पास, तो वहाँ पे हम मल्टी पार्किंग्स में भी जा सकते हैं। मल्टी स्टोरी पार्किंग में जाने के लिए थोड़ा सा जो वहाँ की पब्लिक है उसको हमें अप्रोच करना पड़ेगा। उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है जिसे वो यूज नहीं कर रहे हैं, जो पड़ी है, या फिर उनको वो लोग करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम ले सकते हैं, जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ब्रास सिटी है, ब्रास सिटी में अगर रोड नेटवर्क ही अच्छा नहीं है तो फॉरेन बायर क्या आएगा वहां पर? फॉरेन बायर आएगा और वो बोलेगा कि आपकी रोड अच्छी है, तो कोई नहीं आना चाहता। हमें रोड के अलॉन्ग एक स्लिप रोड निकालनी चाहिए। जो रोड्स बन चुकी हैं, ठीक है, हम वहां पे नहीं क्लियर करते, पर जितना भी हम न्यू रोड्स हैं वहां पे हमें स्लिप रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लिप रोड क्रिएट करनी चाहिए। हमें उसके एक पाथवे क्रिएट करना चाहिए, जिसके थ्रू जो ट्रैफिक डाइवर्ट हो सके, जो हमारे मेटालिक रोड है वो हमें क्लियर मिल सके। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम इन चीजों को कर सकते हैं। दूसरी चीज रेड लाइट पे मुरादाबाद में कोई भी रुकना नहीं।
अगर हमारे स्ट्रीट लाइट्स हैं तो दे वो लाइक वेस्टेज ऑफ मनी। प्रशासन ने तो अपनी तरफ से कोशिश करी और लगा दिया, पर उसके यूज टू तो पब्लिक हमें ही होना है ना, तो हमें रुकना चाहिए। रुकने अगर हम वहां पर 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड, मुझे नहीं लगता 180 सेकेंड से ज्यादा कभी भी किसी लाइट पर रुकना पड़ता है। 180 सेकेंड अगर हम अपने लाइफ के वहां रुकते हैं किसी भी एक लाइट पे, तो कितना फर्क पड़ सकता है, बहुत फर्क पड़ता है रोड डाइवर्जन पर उसका। उतने टाइम में आगे की रोड क्लियर हो जाती है, फिर जब हम पीछे से आते हैं तो हमें एक क्लियर रोड मिलती है। पीछे रुकेंगे तो वो भी जब आगे आएंगे उनको एक क्लियर रोड मिलेगी। थोड़ी देर रुकने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। हमें अपनी रोड्स के जो हमारे अलोंग जितने भी स्ट्रीट हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्ट्रीट हॉकर्स ने सब जगह बुरा हाल कर रखा है, हर जगह पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। उसके लिए क्या करना चाहिए, उन लोगों को थोड़ा सा हम लोगों को गाइड करना चाहिए कि किस तरह से वो अपने व्हीकल्स को अरेंज करें। दे हैव टू अरेंज देयर व्हीकल्स इन अ सिमेट्रिकल मैनर, एक प्रॉपर वे में उसको अरेंज करना है। हम कहीं पर भी अपनी गाड़ी चाबी निकाली और चल दिए, हम ये नहीं सोचते जो पीछे से आ रहा है उसको कितनी प्रॉब्लम है। जो पुराने सिटीज हैं वहां पर तो प्रॉब्लम है ही, जो ये नया न्यू एरिया डेवलप हुआ है उसमें भी यही इश्यू है। अब ये इश्यू हर जगह बढ़ता जा रहा है और इसमें कोई कुछ नहीं करेगा, हमारी अपनी गलती है। स्मार्ट सिटी अगर हमें बनाना है तो उसके लिए लोगों का स्मार्ट होना भी जरूरी है। हम अगर ये बोलते रहेंगे स्मार्ट सिटी, वो कोई सिटी अपने आप में स्मार्ट नहीं बनती। उसके लिए कोशिश वहां के रहने वालों को करनी पड़ती है, जो कि हमें करनी पड़ेगी। अब हम लोगों की बारी है। प्रशासन ने बहुत कुछ किया, कोशिश कर रहा है अपने लेवल पे। अब हमें कुछ कर उस चीज को मॉडिफाई करना है और अपने अंदर कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी। निश्चित तौर पर जब तक हम अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे तब तक जो स्मार्ट सिटी का स्वप्न है वो अधूरा ही रहेगा। मैम, एक बड़ा सवाल यह है कि जो जाम की समस्या है वो मुख्यतः जो इंटीरियर एरिया है उसमें बहुत ज्यादा है और वहाँ पे सड़कें भी बहुत छोटी हैं। क्या उन सड़कों को किसी तरह से बड़ा किया जा सकता है? क्योंकि जो जगह है वो तो उतनी ही रहेगी, उसको तो नहीं बढ़ा सकते और ना ही जो आसपास का मार्केट है उसको ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते। ऐसी केस में क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या कोई फ्लाईओवर्स बनाए जा सकते हैं वहाँ पे, या अंडरग्राउंड कुछ चीजें ऐसी की जा सकती हैं तकनीकी रूप से जिससे जो वहाँ का ट्रैफिक है उसको थोड़ा मैनेज किया जा सके? आपने बात कही कि हमारी रोड्स बहुत नैरो है। अगर हम बुद्ध बाजार की रोड देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी स्ट्रीट नैरो है। बुद्ध बाजार की रोड बहुत खुली है। प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रीट हॉकर्स, जो कि उन जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने अपना शॉप तो पीछे है लेकिन उन्होंने अपना सामान लाके स्ट्रीट के ऊपर तक उसको कवर कर रखा है। क्यों? उन्हें अपनी शॉप तक रहना चाहिए ना। अगर वो इतना ही अपने आप में लो कर ले तो काफी खुला हो जाएगा। अगर हम फ्लाईओवर्स की बात करें या ओवर ब्रिजेस की बात करें, वो हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। क्योंकि आज मुरादाबाद में अगर किसी को शॉपिंग करना है तो उसको तो मेन सेंटर एरिया में ही जाना है। अब अगर किसी को शॉपिंग करने सेंटर एरिया में जाना है तो वो फ्लाईओवर के थ्रू तो नहीं जा सकता। तो उस चीज के लिए हमें ये करना चाहिए कि जो हमारे ये है ई रिक्शाज हैं, ई रिक्शाज ने ट्रैफिक बहुत ज्यादा, जहां मर्जी आप देखो किसी भी कॉर्नर में कभी भी खड़े हो जाते हैं। उनके लिए हमें एक रूट बनाना चाहिए कि ई रिक्शा हमारे यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। लोगों ने अपने व्हीकल्स पार्किंग में खड़े करे, पार्किंग के बाद वो ई रिक्शाज में उनको जहां तक जाना है वो जा सकते हैं। ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, अगर हमें ट्रैफिक डाइवर्जन की ही हम बात करें तो ट्रैफिक डाइवर्जन हमारा जो सबसे मेजर ट्रैफिक डाइवर्जन बुद्ध बाजार और मेन हम कर सकते हैं, वो रामगंगा के अलोंग अगर हम एक रोड दे दें तो उससे बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। सबसे बड़ा सॉल्यूशन इस सिटी के लिए यही है। दूसरी चीज, रामगंगा में अगर रामगंगा पे जो एम्बैंकमेंट बनना है जो कि प्रपोज है काफी टाइम से, जिसकी वजह से जब भी यहाँ पे पानी आता है तो सारा पानी शहर में आ जाता है, तो वो एम्बैंकमेंट काफी टाइम से प्रपोज है। अगर वो बन जाए उसके बाद हम ऐसा करें कि रामगंगा में डैम वालों से बात करके थोड़ा सा वाटर फ्लो इंक्रीज करें, जो कि थोड़ी देर पहले अमित सर ने बात कही थी कि सीवरेज डिस्पोजल, उसका पर्पस भी हमारा थोड़ा सॉल्व होगा। अगर वाटर डिस्पोजल हमारा ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा उसमें फ्लो करेगा रिवर के अंदर, तो हमें उससे भी थोड़ी प्रॉफिट होगा। गो ग्रीन की तरफ हमें जाना है, उसके लिए हमें उसमें फायदा मिलेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा वोटिंग सिस्टम उसमें कर सकते हैं
कि रेवेन्यू जनरेट हो। उसके साथ हम उसी रामगंगा के अलोंग हम छोटे छोटे से मोटेल्स क्रिएट करवा सकते हैं, लोगों के लिए कुछ एम्यूजमेंट पार्क टाइप वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेवेन्यू होगा, हमारे शहर के जो अधिकारी कह सकते हैं या फिर हमारे शहर का जो भी एक सिस्टम, उन लोगों के पास अगर रेवेन्यू होगा तो ही वो पैसे कुछ यूटिलाइज कर पाएंगे ना सिटी के ऊपर। अब हर चीज के लिए हम डिपेंडेंट हैं, सेंटर हर बिल पास नहीं हो सकता, तो थोड़ा बहुत हमें भी करना होगा। डियर पार्क को क्रिएट कर सकते हैं कि शहर में हमारे पास रेवेन्यू सिस्टम्स बढ़े। सबसे पहले अगर रेवेन्यू बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो जो पैसा आएगा उससे बहुत कुछ हो सकता है। मीन्स अगर हम सिटी के अंदर की बात करें, जो आपने कही, उसमें सबसे सिंपल सिस्टम है कि आप पार्किंग एक अलॉट करवाएं। जितनी अगर जो शॉप्स पुरानी बनी हुई है, हम उन्हें नहीं कह सकते कि अब आप इनको डिमोलिश करो, इसमें पार्किंग करो, लेकिन आप अपनी शॉप के दायरे में रहें। जितना एरिया है आपकी शॉप का, आप सिर्फ उसे यूटिलाइज करें। आपने क्या किया, शॉप तो आपकी बन गई, शॉप के आगे आपने 6-6, 7-7 फीट कवर कर लिया। वो 6-7 फीट सरकारी जमीन है, वो 6-7 फीट आपका अपना नहीं है। वो 6-7 फीट जो सरकारी जमीन है, अगर आप उसको खाली छोड़ दें तो लोगों के चलने के लिए है। वो खाली छूट गई दोनों तरफ, बीच में से आराम से ट्रैफिक रन हो सकता है, कोई इश्यू नहीं आएगा। और जो 4 व्हीलर्स हैं, उनकी पार्किंग आपने बाहर दे दी। जिन लोगों को सिर्फ सिटी क्रॉस करनी है, या जिनको मान लो आप बुद्ध बाजार से टाउन हॉल जाना है, उन्होंने टाउन हॉल में जाके अपनी कार पार्क कर दी। जिन्हें बुद्ध बाजार में रुकना, उन्होंने बुद्ध बाजार में अपनी कार पार्क कर दी। ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी सी पार्किंग क्रिएट करने की जरूरत है। अगर हम इस जोन में देखें, कहीं पार्किंग नहीं है हमारे पास, जो कि बहुत मेजर इशू है, जो कि होना चाहिए। अगर हम ये देखते हैं कि आज के टाइम पे कोई शॉप डेवलप हो रही है, वो अपनी डिमोलिश करके बना रहे हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसमें अपने लिए पार्किंग का प्रोविजन छोड़ें। अगर वो पार्किंग का प्रोविजन छोड़ते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, वो उन्हीं के कस्टमर्स के लिए हेल्पफुल है। अगर मुझे पता है कि किसी शॉप के बाहर पार्किंग है, तो मुझे होगा कि हाँ ठीक है, मैं अपनी कार लेके जाऊंगी, भाई उनकी शॉप के नीचे पार्किंग है, मैं पार्क करके, मुझे कोई इश्यू नहीं आएगा पार्किंग का। तो इससे उन्हीं की शॉप का फायदा है। और अगर मुझे पता है कि मुझे अपनी कार बहुत दूर पार्क करनी पड़ेगी, तो मैं सोचूंगी कोई और शॉप है जिसके आगे पार्किंग है। तो अगर आप अभी अपनी शॉप्स को डेवलप कर रहे हो, उसको आप चेंज करने का सोच रहे हो, तो आप उसको नीचे वाला पोर्शन आप पार्किंग के लिए छोड़ के अपनी शॉप के ऊपर वाले पोर्शन पे शिफ्ट कर सकते हैं। अभी बहुत हमारे पास टाइम है जब हम इस चीज पे वर्कआउट कर सकते हैं, और हमें थोड़ा सा करना भी चाहिए। बड़ी समस्या महानगर की है पार्किंग को लेकर। जैसे आपने बात भी की, पार्किंग को लेकर बहुत मुझे ध्यान नहीं आता कि कहाँ पर पार्किंग है मुरादाबाद के प्रमुख मार्केट में। तो मैं अब शिवांगी के पास जाना चाहूंगा। मैं उनसे जानना चाहूंगा किस तरह से, क्योंकि बहुत ही संकरा शहर है, इस शहर में पार्किंग कैसे बनाई जा सकती है और पार्किंग का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो किस तरह से हम पार्किंग बना सकते हैं मुरादाबाद जैसे शहर में। मुरादाबाद में देखा जाता है तो कुछ जो मेन मार्केट है, बुद्ध बाजार, टाउन हॉल, ये सब एरियाज में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उनके पेरीफेरी में, लाइक बुद्ध बाजार के एंड में एंड पीली कोठी की स्टार्टिंग, ऐसी जो पेरीफेरी में कुछ किलोमीटर्स के अंदर हम एक अंडरग्राउंड और समथिंग क्रिएट कर सकते हैं, किसी का एरिया, किसी की जगह लेकर, जैसे कि लाइक गवर्नमेंट है तो उन्हें उससे ज्यादा प्रॉफिट लाइक दे, तो वो लोग उनको प्रोवाइड कराएंगे वो एरिया, वो दे मतलब उनको दे देंगे। एंड वहां हम स्टिल पार्किंग दे सकते हैं। इफ स्टिल पार्किंग से हमारा सॉल्व नहीं होता है, तो हम पोडियम पार्किंग मीन्स हम फ्लोर वाइज पार्किंग दे सकते हैं, जिससे सॉल्व होगा 4 व्हीलर का। लाइक हमारा ग्लास सिटी मुरादाबाद जैसे कि आप सब जानते हैं, तो वो लोग आएंगे एंड नॉर्मल 4 व्हीलर पार्किंग वहां लगाएंगे एंड अपना एरिया पूरा जो मार्केट है वो सॉल्व होगा उनका, कि वहां जाएंगे मार्केट में, लेंगे सामान एंड वापस आ जाएंगे। वहां रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए कि 4 व्हीलर मार्केट के अंदर नहीं जाए, जिससे आई थिंक वहां बहुत ज्यादा सॉल्व होगा ये वाला पर्पस। वहां बीच में कोई पार्किंग नहीं होगी 4 व्हीलर की। तो ई रिक्शास वो बहुत ज्यादा सॉल्व, वहां ई रिक्शास यूज होंगे, वो लोग उसको यूज करके पूरा मार्केट घूम सकते हैं, अपना सामान ले सकते हैं एंड उनका पर्पस सॉल्व होगा कि वो लोग आएंगे, पार्क करेंगे एंड सामान लेके वापस जा सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, वहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है जिससे एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। एक ये है। एंड आज के टाइम में हम ये भी देख रहे हैं कि मेन अंदर लाइक जो मुरादाबाद के अंदर छोटी छोटी जो एरियाज है, एमडीए हो गया, आशियाना हो गया, वहाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं। लोगों के पास एरिया कम है एंड वो लोग अपने घर के बाहर खड़ी करते हैं कार,
और व्हीकल जो भी होता है, बट हम लोग कॉम्प्लेक्स, जो एक कॉम्प्लेक्स होता है, हम एक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स होता है, अंडरग्राउंड पार्किंग दे सकते हैं उस एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, जिससे रोड्स खाली रहेंगी, रोड में कोई ट्रैफिक नहीं होगा। वो हमें एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होगा एक पार्किंग के लिए, ट्रैफिक के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट सिटी के साथ साथ एक और मिशन शुरू किया, वो था क्लीन इंडिया मिशन। कहीं ना कहीं जब तक हम अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक हम स्मार्ट सिटी की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। और इस पर मैं बात करूंगा विशाल पांडे से। विशाल, क्या कर सकते हैं हम साफ सफाई को बेहतर करने के लिए मुरादाबाद में? बिल्कुल सर, साफ सफाई का जहाँ पर नाम आता है वहां पर सब लोग ये सोचते हैं कि हाँ, हमें अपना कूड़ा सही जगह पे डालना है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ कूड़ादान अगर होगा हम वहां पर डाल देंगे, कूड़ेदान से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी साफ सफाई की। सिर्फ कूड़ादान एक तरह से नहीं हो सकता, हालांकि है ये चीज मुरादाबाद में बहुत कम ये है कि हाँ कूड़ेदान मिलते हैं कहीं पर जाके। अभी बीच में A2Z करके एक कंपनी आई थी, उसने जब काम शुरू किया तो लोगों को लगा कि नहीं गलत है, भाई लोगों ने बहुत ज्यादा उसको रेस्ट्रिक्ट किया उसकी चीजों को, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है कि उस चीज पे जो चीज उसकी अच्छाई थी वो चीज किसी को दिखी नहीं। एक्चुअली आज की डेट में अगर हम देखें तो सारा कूड़ा हमें सड़क पे कूड़ेदान भर जाता है, उसके बाद भी उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा कूड़ा रहता है। तो A2Z जो कंपनी आई थी वो कम से कम उस चीज को कन्वर्ट कर रही थी बायोगैस प्लांट से जो है करके। तो इसके लिए हमें खुद भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हमें अपने घर में कूड़ा, सब लोग क्या करते हैं कि एक डस्टबिन रहता है उसके अंदर हर तरह का कूड़ा डाल देते हैं, नहीं। कूड़ा बेसिकली हमें अपने घर में दो तरह से रखना चाहिए कूड़ेदान को। एक जैसे कि बात करते हैं हम गीला कूड़ा जो होता है, जो किचन वगैरह का कूड़ा होता है, वो हम एक अलग उसमें रखें डस्टबिन में। दूसरा जो सूखा हुआ, जैसे बाहर मिट्टी वगैरह है, आपके पेड़ पौधों से पत्ते जो गिरते हैं, ये सब चीजें, ये सूखा कूड़ा। तो दो तरह के अगर हम कूड़ेदान अपने घर में भी यूज करें तो उससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है कि हाँ हमारे जो है एनवायरनमेंट में। अब उस तरह के कूड़े को ट्रीट करने के लिए हमें बायो प्लांट्स बनाने चाहिए, भाई होनी चाहिए एक टीम हमारे लिए होनी चाहिए। हम जगह जगह पर देखते हैं पार्टीज होती है, छोटी छोटी पार्टीज हर कोई करता है कि हाँ हमने आज यहाँ पर वेन्यू ले लिया, टेंट लगाया, पार्टी कर ली। पार्टी तो कर ली लेकिन उसका कूड़ा वो कहाँ जाएगा, इस बारे में कोई नहीं सोचता। सब ऐसी सड़क के किनारे कूड़ेदान मिल गया, वहां भर दिया, कोई सोचता भी नहीं उसके बारे में। इससे हमारी रोड चौड़ीकरण करने से थोड़ा ना कुछ एक सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ कूड़े में थोड़ा ना कोई गाड़ी चलाना चाहता, कूड़े में चलना कोई नहीं चाहेगा। तो एक तरह से एक टीम होनी चाहिए। अगर हम कहीं पे पार्टी कर रहे हैं तो हम उस टीम को पहले से इस चीज के बारे में बता दें कि हाँ आज पार्टी है, कल हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे कूड़ा रहेगा। तो वो उस कूड़े को ले जाके बायो प्लांट्स में ट्रीट करें, जिसकी वजह से गैस हो जो हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म ना करे। कूड़ा सबसे ज्यादा इसी तरह से परेशान करता है हमारी पूरी क्या नाम है एनवायरनमेंट को भी। हम सड़कों पे चलते हैं, सड़कों पे जगह नहीं हो पा रही है, चौड़ीकरण कर दिया लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। क्यों? कूड़ेदान नहीं है। सबसे बड़ी बात ये चीज तो है ही, कूड़ेदान का होना बहुत जरूरी है। हमारे घर के आसपास में कहीं नहीं मिले तो काफी दूर जाके मिलता है। काफी सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर जिनके सामने कूड़ेदान है, लेकिन उन कूड़ेदान का क्या फायदा, वहां पर भरा रहता है, कूड़ेदान के बाहर पूरा कूड़ा बिखरा रहता है, बच्चे वहीं पे हैं, ठीक। तो ये एक तरह से उनकी हेल्थ के साथ भी प्रॉब्लम है। हेल्थ की बात करें तो हॉस्पिटल्स सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी शायद हॉस्पिटल क्रिएट करते हैं। हॉस्पिटल्स में इनका जो कूड़ा निकलता है, सिरिंज वगैरह होती हैं, बॉटल्स होती हैं, ये सारी चीजें वो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। उसके बारे में कुछ नहीं सोचते कि उसका हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। जो लोग कूड़ा उठाने वाले आते हैं उनकी हेल्थ पे भी तो हमें ध्यान रखना है। जब कोई उठाने वाला होगा तभी तो कूड़ा साफ होगा। तो उस चीज को भी थोड़ा अच्छे से, मतलब वो जो टीम है, जो टीम हम बनाने की सोचें अगर कूड़े के लिए, तो उस टीम को वर्क करना चाहिए भाई कि हाँ इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना होगा। कूड़ेदान के साथ में हम लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि हाँ हम किस तरह से अपने कूड़े को हम जो है निकाल रहे हैं घर के बाहर, या कहीं पे अगर कूड़ा है तो उस चीज के लिए भी हमें थोड़ा सा देखना जरूरी है। और फिर उस टीम का काम है, वो टीम किस तरह से वर्क करती है। हमें हमेशा इस चीज के लिए जागरूकता होनी चाहिए कि अगर कोई टीम ऐसी है तो हम अपनी पार्टीज वगैरह करने से पहले हम उनको एक बार कॉल करके, हम कहीं पे पार्टी करने जाते हैं तो टेंट वाले से भी हम बात करते हैं कि भाई हाँ आप अपना टेंट यहाँ पर देंगे, इस दिन को देंगे। तो हम उसी टाइम पे अगर हम चाहें तो कूड़े वालों से भी बात कर सकते हैं कि हाँ कल आप लोग आइएगा, इस टाइम पे ले जाइएगा सारा कूड़ा। उससे काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी कूड़ेदान की।
और उससे हमारे एनवायरनमेंट पे भी असर नहीं पड़ेगा, जहां तक मुझे लगता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमें अपने बेस पर, इंडिविजुअल बेस पर कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे शहर को साफ करने के लिए। सफाई से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, वो है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। इस पर मैं बात करना चाहूंगा ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह से। रुद्र, क्या किया जा सकता है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए मुरादाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से? इंसान की स्मार्टनेस भी आप शुरू करो। इंसान की स्मार्टनेस भी उसके कपड़ों से होती है, इंसान की उसके बाहरी रूप से होती है। तो एक सिटी स्मार्ट करने के लिए भी हमें उसका पर्यावरण साफ करना बहुत जरूरी है। हमें देखना पड़ेगा जैसे कि कमियां है, जैसे कि अभी आपने सुना हम विशाल पांडे से कि सफाई बहुत बड़ा इशू है। पर्यावरण का लिए भी जो मेन मुद्दा है वो कूड़ा है। जगह जगह हम एक लैंड लेते हैं, उसमें गार्बेज डंप करते हैं। जब तक डंप करते हैं जब तक वो जगह बिल्कुल बेकार नहीं होती। फिर हम दूसरी जगह जाते हैं, वहां गार्बेज डंप करते हैं, फिर वो जगह बेकार करते हैं, दूसरी जगह आती है। इससे क्या होता है, हम वो लैंड तो बिल्कुल बेकार करते हैं। आज से 10,000 साल पहले सहारा डेजर्ट भी एक रहने लायक जगह होती थी, लेकिन अब वो बैरन कर दी। अब हम भी उससे जा रहे हैं, हम ये अर्थ भी बैरन कर रहे हैं हल्के। उससे क्या हुआ, हमने जब जहां हमने अपना डिपोजिट करा सारा गार्बेज, वहां का पानी पीने लायक नहीं हुआ, खाना वहां कुछ हो नहीं सकता, रहे आप रहेंगे वहां पे कैंसर हो सकते हैं, स्किन डिसीजेस हो सकती है। अब बात चलती है ऐसे कि कूड़े की। हम कूड़े के बचपन से पढ़ते आते हैं। 3 शब्द होते हैं बहुत आसान, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। लेकिन ये 3 आसान शब्द हमारी किताबों में सिमट के रह गए। आप देखिए, हम कुछ भी आज तक हमने किसी कूड़े को कभी रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जला देते हैं। रिसाइकिल की बात आती है तो दबा देते हैं। उसका सोल्यूशन कहाँ निकला? हमने उसकी गैस बनाई? हमने नहीं बनाई। हमने उसको दोबारा उपयोग करने का सोचा? हमने नहीं सोचा। ये गलती हमारी है। हम इस चीज पे ध्यान देंगे तो हमारा जो पॉल्यूशन बहुत कम होगा। हम जितना कूड़ा चलाते हैं उससे कार्बन कंटेंट होता है, वो सारा कार्बन कंटेंट एनवायरमेंट में आता है और हमारे ऑक्सीजन को कम करता है। सल्फर की वजह से जितनी हमारे कैंसर की डिसीज है वो बढ़ जाती है। इस मुद्दे में बहुत ध्यान देना चाहिए। अब दूसरा बात आती है पानी की। सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो रामगंगा रिवर है उसमें इतने ज्यादा सीवेज का डिस्पोजल होता है, वो भी बिना ट्रीटमेंट के। और भी हमारा कोई भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस चीज पे। हम किसी रिवर को यूज कर रहे हैं, हम उसको भी एक तरह बिल्कुल खराब कर रहे हैं। उसमें कभी किसी जमाने में डॉल्फिन्स होते थे, सूस होते थे, आज वो लोग होना बंद हो गए हैं। वो अपने आप मर जाते हैं। इतना पॉल्यूशन है कि वहां पे जानवर नहीं रह पा रहे हैं जो जिनको ऑक्सीजन की नीड है, और हम वही पानी बाद में यूज करते हैं, पीते हैं। हम पे क्या हो रहा है? तो हमें बहुत जरूरी है यहाँ पे किसी ट्रीटमेंट प्लांट का होना। दूसरा, जैसे हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे बहुत बड़ा सिटी है, लेकिन इंडस्ट्रीज अपनी जगह है। इंडस्ट्रीज का वेस्ट वो सारा बोरिंग्स करते हैं, बोरिंग के अंदर सारा वेस्ट डाल देते हैं। जितना केमिकल कंपाउंड हम पानी में डाल रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, वाटर टेबल के अंदर जा रहा है। वो पानी हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी अब पोर्टेबल नहीं रह रहा है हल्के हल्के। उसके अंदर लेड कंटेंट्स आ रहे हैं। क्यों? ये हम ह्यूमंस खुद ही जाते हैं, उसके अंदर केमिकल डालते हैं, बाद में कहते हैं कि सरकार ने नहीं करा, उसमें तो पानी में भी केमिकल आ रहे हैं। ये हमें देखना है कि हम बोरिंग कर क्यों रहे हैं, हम पानी में डाल क्यों रहे हैं। ये इंडस्ट्रीज से कर रही है। ब्रास इंडस्ट्रीज है, ठीक है। उसके बाद जो आसपास के जो उसके रिहायशी है वो बेकार हो रहे हैं। गवर्नमेंट को करना चाहिए जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसके बीच में बफर स्टेट होना चाहिए। बफर स्टेट मतलब एक ग्रीनरी एरिया होना चाहिए। जितना हमारा पॉल्यूटेड हमारा एयर है सब है, वो पेड़ से जो लैंड से फिल्टर हो, फिर आगे जाके जो हमारे रेसिडेंशियल एरिया उसको स्टार्ट हो। इससे क्या होगा, उन लोगों को पानी में, हवा में और आसपास कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी। तो मेन मुद्दे हमारे ये छोटे छोटे हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, और बाकी स्मार्ट सिटी होने में हमें साथ देने लगा। धन्यवाद। निश्चित तौर पर अगर हम अपने साथ एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचें तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ एनवायरनमेंट दे सकते हैं। आज हमने आपको कोशिश की जो स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रमुख समस्याएं थी उनका समाधान आप तक पहुंचा सकें। हमारे साथ वो कई सारे एक्सपर्ट जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। भविष्य में भी हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए एसएस न्यूज सिटी हलचल के साथ। नमस्कार।